पढ़िए, क्लियर है ना? तीसरा पॉइंट पे आते हैं, मैं डेफिनेशन के लिए बस एक पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? पर्सन की भी डेफिनेशन आएगा, थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ। पर्सन मतलब वो आदमी, ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है? इंडिविजुअल की पर्सन है, कंपनी पार्टनरशिप भी कौन है? पर्सन है। जो टैक्स है वो मतलब आदमी सब पर्सन है, लेकिन है क्या ना, पर्सन हु पे टैक्स एटसेट्रा या who has to pay tax etc. to government मतलब इजिकल टू क्या हो जाएगा? असेसी। ये बात ध्यान रखिए पहले, असेसी का डेफिनेशन अलग से पढ़ेंगे हम लोग। जो आदमी को टैक्स देना पड़े, टैक्स के अलावा एटसेट्रा इसलिए लिखा, हो सकता है फाइन हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, कुछ भी जो गवर्नमेंट को दे वो आदमी असेसी हो जाएगा। इससे क्लियर हो गया वर्ड? सारे पर्सन एसएससी नहीं होते, बट सारे एसएससी पर्सन होते हैं। सारे पर्सन स्टूडेंट हो सकते हैं, बट सारे स्टूडेंट तो पर्सन होंगे। भाई जो आदमी टैक्स दे रहा है वो एसएससी, जो आदमी टैक्स नहीं दे रहा है वो पर्सन, ओनली पर्सन एसएससी नहीं है। तो जिसको टैक्स कुछ भी देना वो एसएससी है, ठीक है? यानी हम जो भी पढ़ेंगे ना सारा सिलेबस, इसी का डिस्कशन होता रहेगा, एसएससी एसएससी एसएससी। उनके हम इनकम निकाले, टैक्स तो देंगे, ठीक है? फोर्थ नंबर, टैक्स किस पे देते हैं? इनकम पे। इनकम होता है हमारे, मैं सिलेबस में पूरा बनाऊंगा, बेस खाली क्रिएट कर रहा हूँ। इनकम होता है 5 तरह। सबसे पहला इनकम होता है सैलरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिटेल में वहाँ लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगा सेक्शन 14 में, देखिए हाँ लिखा हुआ है ना, 5 पॉइंट है। पहला हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको तारीख नहीं, मैं कुछ बोलूँ मैं तारीख। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग का रेंट होता है, ये चैप्टर है सारे, देखिए आएंगे सारे। सैलरी इनकम, जॉब करते हैं तो नॉर्मल है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, मतलब घर नहीं बिल्डिंग, मैं दुकान भी किराए पे लगाऊंगा उसको भी रेंट आएगा तो इसमें आएगा। तीसरा इनकम बड़ा मेजर इनकम है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दोनों में अपना मालिक होता है खुद का। फोर्थ होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने एग्जांपल लिया था इसका। कितना इनकम होता है? बहुत होता है, बाकी जितना बच गया इनकम फ्रॉम अदर्स, बैलेंस सारा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, लॉटरी, पेंशन, सारा किसमें आएगा? अदर्स सोर्स। इनकम जैसे देखिए, इनकम कहीं ना कहीं से तो आता होगा, जैसे सूरज का रोशनी किससे आता है? सूरज से। तो सूरज क्या हो गया? सोर्स। तो सैलरी इनकम किससे आता है? कंपनी हो गया सोर्स। बिजनेस का इनकम किससे आता है? बिजनेस हो गया सोर्स। रेंट किससे आता है? घर से हो गया सोर्स। तो जिससे इनकम आता है वो सोर्स हो गया। 4 सोर्स तो नहीं होते हैं, सोर्स तो बहुत होते हैं, तो बाकी जितने सोर्स बच के वो सारे किसमें? अदर सोर्स, यानी इसका हेड बना दिए। ये एक ही सोर्स है बट एक हेड भी है। बिजनेस भी सोर्स है, बिजनेस हेड भी है, बट जितने सोर्स बच के चारों के अलावा बैलेंस हेड हो गया, बैलेंस बचा हुआ। जब ये चारों को 5 को जोड़ देते हैं ना, तो इसका बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जीडीआई बोलते हैं इसको, ठीक है? आपने सुना? एक पॉइंट और बता देता हूँ। सपोज करिए किसी का इनकम है 6 लाख रुपया, ठीक है? एलआईसी आप जानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आप जानते हैं। अभी बहुत जगह बाढ़ आया था तो एक रिलीफ फंड बना था, केरला वगैरह तरफ बहुत लोगों को दिक्कत हुई, इशू हुआ था, ठीक है? तो ना है क्या, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके चलते आप अपना इनकम को घटा सकते हैं, टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। जैसे आपने अभी ये स्वच्छ भारत अभियान टाइप का चल रहा है, एक गंगा का भी चल रहा है साफ कर, उसका एक फंड बना हुआ है, ठीक है? पुअर का हेल्प करो, डोनेशन दे दो, मंदिर गुरुद्वारे में दे दो पैसा, अच्छा जगह, मतलब सारे मंदिर गुरुद्वारे में नहीं, जो बड़ा है हिस्टोरिकल, अमृतसर हो गया, पटना हो गया, या फिर मान लेते हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर हो गया, जो बड़े बड़े हैं डोनेशन। मैं एलआईसी का एग्जांपल लेता हूँ। एलआईसी में क्या करते हैं? प्रीमियम। गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप एलआईसी लो, आपका इनकम घटा देंगे। किसी का इनकम 6 लाख है एक्स का, एक्स ने क्या किया? एलआईसी का भर दिया प्रीमियम 50,000 रुपए का। प्रीमियम भरा तो अपने लिए भरा ना, पैसा डूब थोड़ी गया, वापिस आएगा, क्या मिलेगा इसको? एलआईसी का पैसा नॉर्मली डबल होके मिलता है,
साथ में क्या इंश्योर होता है, लाइफ भी तो कवर करता है रिस्क उसका। वो तो आपका इनकम 50,000 से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो इसका इनकम कितना हो गया 5.5 लाख। जो टैक्स पहले 6 लाख पे लगता है वो किस पे लगेगा 5.5। यहाँ डोनेशन भी आ सकता था, बहुत सारे केस है। अभी नया प्रोविजन आया इस साल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल आना भी शुरू हो गया है, ठीक है, बैटरी वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल लो लोन पे, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करो, करना ही पड़ेगा लोन पे, तो 1.5 लाख तक माइनस करने मिलेगा। क्यों, बेनिफिट क्यों दे रहे हैं, ताकि लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आए। आप व्हीकल लो, लोन आपका, बट हम आपको क्या देंगे, आपका इनकम घटा देंगे। तो क्या है ये डिडक्शन, एक चैप्टर है, तो इसका मिलता है डिडक्शन मिलता है इसमें से, इसका सेक्शन है 80 चैप्टर है, 3 क्लास लगेगा इसमें। इसको माइनस करेंगे तब जाके हमारा आता है नेट इनकम, इसी को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। आपने जो सुना है कि 2.5 लाख का टैक्स नहीं लगता है, इसका बात होता है, वो सैलरी का बात नहीं होता है, वो बिजनेस का बात नहीं होता है। हो सकता है किसी का 500 इनकम हो, किसी का 4 हो, किसी का 2 हो, समझे बात को ना। आपको सीनियर सिटीजन है, जॉब नहीं करता है, सारा पैसा बैंक में है, कौन सा इनकम होगा, इंटरेस्ट रिसोर्स में है, तो बाकी इनकम नहीं होगा। तो 500 को मिला के डिडक्शन देके ये जो इनकम आता है ना, इसको चेक करते कि 2.5 लाख के ऊपर है कि नहीं, इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। अगर 2.5 लाख के ऊपर हुआ तो टैक्स देना होगा, 2.5 लाख के नीचे टैक्स नहीं देना होगा। अगर 2.5 लाख के ऊपर हुआ तो क्या बन जाएगा, एसएससी, ठीक है। अब मैं मेन पॉइंट, ये सब नोट्स में है, हटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखिए मेन पॉइंट पे आते हैं। अब सिलेबस क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए हम लोग का प्रीवियस ईयर है 19-20, 1/4/2019 से 31 मार्च 20, ठीक है। फिर आदमी यहाँ पर क्या करेगा, इनकम को अर्न करेगा। इनकम मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कौन सा इनकम, नेट इनकम, अलग से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, उसमें जरा क्या लिखे, इनकम को अर्न करेगा सारा, फिर डिडक्शन वगैरह देगा। फिर मैं यहाँ लिखूँ इनकम अर्न करेगा, यहाँ तक अर्न करेगा, लास्ट डेट हुआ, जैसे ही डेट खत्म हुआ क्या आ जाएगा, असेसमेंट ईयर 2021, 1/4/2020 से 31 मार्च 2021। जैसे देखिए किसी का अगर बर्थडे आता है तो कोई डेट होता है ना, तो उस दिन विश करते हैं नॉर्मली, रात को 12 बजे से विश करना शुरू करते हैं। अगर भूल जाते हैं तो अगले दिन कर दिए, 2 दिन, 1 साल बाद तो नहीं करते ना, तो नया आ जाएगा। होता है ड्यू डेट, एक वर्ड आता है ड्यू डेट, ठीक है। होता क्या है ना, ध्यान से समझिएगा भाई, इनकम अर्न यहाँ तक करेंगे, ठीक है। फिर इसका इनकम जो अर्न किए, यहाँ पर इनकम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, इसको बोलते हैं नेट इनकम। डायरेक्ट लिखते हैं नेट इनकम, मतलब 5 महीना डिडक्शन, कंप्यूट किए नेट इनकम, पहला स्टेप। फिर उस पर क्या देंगे, टैक्स देंगे, टैक्स पे करेंगे, देन क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, ठीक है। टैक्स किस पे लगेगा, नेट इनकम पे, जाहिर सी बात है, ठीक है। यानी कि नेट इनकम पे अगर लगेगा, एक सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला अगर लिखूं, नेट इनकम इनटू टैक्स का रेट बाय 100, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर किसी का नेट इनकम सपोज करिए 6 लाख है, ठीक है, टैक्स मान लीजिए 20% है, तो क्या करेंगे आप, 6 लाख लिखेंगे, उसको 20 बाई क्या करेंगे 100, टैक्स आ जाएगा। पर ऐसे होता नहीं, मैं सिंपल ले रहा हूँ, 2.5 लाख का लिमिट करके होता है, ठीक है। ये होगा, टैक्स पे करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, ये सारा काम जिसको हम बेसिकली बोलते हैं असेसमेंट बोलते हैं, इसको असेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, साइमल्टेनियसली हम इस साल भी इनकम अर्न कर रहे होंगे, टाइम थोड़ा चाहिए कि बैठो 2 महीना काम छोड़ के इनकम निकालो, तो सीए वजह से करवा लेंगे। असेसमेंट बोलते हैं ये सारा काम इस डेट तक हो जाना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, ड्यू डेट। बेसिक समझिए, एक चैप्टर पढ़ना है इसका हमको अलग से। ड्यू डेट 2 होता है नॉर्मली, एक वो असेसी जिसका ऑडिट होता है, ऑडिट जैसे कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है, इनकम हो या ना हो, ज्यादा हो कम हो। एक जिसका ऑडिट नहीं होता है, ठीक है। ऑडिट किसी भी एक्ट में हो रहा हो, कंपनी में, सोसाइटी में, ट्रस्ट में, कोई भी एक्ट। इनकम टैक्स में भी ऑडिट होता है। इनकम टैक्स में नियम है
कि अगर किसी आदमी का इनकम टर्नओवर 1 करोड़ को पार कर गया तो ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। मैं कंपनी ऑडिट का बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर, टैक्स का आएगा, चैप्टर हमको पढ़ना है, पीजीबी मिलेगा। तो जिसका ऑडिट होता है उसका डेट होता है सितंबर 30। ये डेट दो होता है ना, एक होता है सितंबर 30 हु आर लायबल टू ऑडिट। मैं जो क्लियर कर देता हूं यहां पर, अंडर एनी एक्ट। कुछ और बात है मैं नहीं बताऊंगा, पूरा पढ़ी नहीं है अभी स्टार्ट ही है। और अदर एसएससी जिसका ऑडिट नहीं होता है उनका टाइम तो कम लगेगा, फिर उनका डेट पहले है जुलाई 31 अदर एसएससी। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, या तो ये जुलाई 31 होगा या फिर क्या होगा सितंबर 30। क्या इसके बाद नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या हो जाएगा बिलेटेड। बर्थडे बाद में विश करेंगे तो मानेगा ना, प्रेस तो करेगा लेकिन बिलेटेड हो जाएगा ना। यानी ये सारा काम यहाँ तक पहले कर दो, नहीं होगा तो फिर इसके बाद भी, लेकिन इसके बाद नहीं होता, ये लास्ट डेट है। वो अब ध्यान रखिए खाली, बस अब समझिए बात को। दिक्कत क्या होगा, यहाँ पर तो हो रहे हैं असेसमेंट और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम को अर्न कर रहे हैं दोनों फाइनेंशियल। इधर कमाए, इधर ये सारा काम करके इस डेट तक या इसके जस्ट बाद रिलेटेड, इसके बाद नहीं होता है, रिटर्न फाइल ही नहीं होता है, खत्म। नोटिस आएगा तब फाइल होगा। तो ये सारा काम यहाँ तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा, बात को समझिएगा भी ध्यान से। टैक्स पे करेंगे किसके ऊपर? नेट इनकम के ऊपर। तो क्या चाहिए उसके लिए? टैक्स रेट। रेट चाहिए आपको। तो रेट अगर चाहिए तो रेट कहां से मिलेंगे आपको? बजट में। अब सोचिए बात को ध्यान से, नॉलेज सिंपल सा बात है। 19-20 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 1/4/19 से 31 मार्च 20। कोई आदमी कमा रहा है 7 लाख कमा लिया। 1 अप्रैल को गवर्नमेंट का नोटिस आ गया कि टैक्स होगा 20%, टैक्स होगा 50%। बोला ऐसे कैसे बोल देंगे आप, पहले बोलना चाहिए था आपको। तो डर जाएगा वो, तो क्या दिमाग में होगा, हम तो इनकम कम शो करेंगे। होता ये है टैक्स रेट पहले आ जाते हैं, ये तो फिर क्या होगा, टैक्स रेट अगर बाद में आएंगे, गवर्नमेंट को जो मन करेगा वो कर लेगी। फिर आप कमाओ, हम बाद में आपको बताएंगे। फिर तो मन में क्या डर लगा रहेगा कि कितना रेट आने वाला है। तो ये जो टैक्स रेट आप देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी क्या हो जाता है, डिसाइडेड हो जाता है। किसमें? बजट में। और जाहिर सा बात है बजट तो मतलब पहले आएगा। इधर ये 19-20 शुरू हो रहा है, 19-20 के पहले वाला फरवरी कौन था? 1 फेब 2019। यहाँ एक बजट आया था, जो जिसको पता क्या बोलते हैं, बजट आया था, पास हुआ था। एक चीज बता देता हूँ, 19 में 2 बजट आए थे। कारण ये है क्योंकि वो मई में इलेक्शन हुआ था, बीजेपी दोबारा आया था ना 19 में, पिछला साल की तो बात है। तो बजट 2 आए थे, क्यों? क्योंकि बीच में सरकार चेंज होना था, मतलब दोबारा आना था। तो एक बार बजट आया था फरवरी में, एक बार आया था जुलाई में, क्योंकि बजट चेंज हुआ था। ऐसे हर साल में एक ही बजट आता है। अभी 20 चल रहा है ना, बजट आ चुका है 1 फरवरी 2020। एक बजट आया था 1 फरवरी 19, इसको बोले थे इंटरिम बजट, यानी कि जब तक नया सरकार नहीं आता है तब तक ये चलेगा, ठीक है। एक चीज और मुझे याद आ रहा है, ये पास किया था पीयूष गोयल उस समय, ठीक है। ये ठीक है बोल सकते हैं इसको, ये फाइनेंस पास होने के बाद क्या बन गया था, फाइनेंस एक्ट 2019। पर ये नंबर 1 था ना। अगला कब आया था? इधर जुलाई में 5 था शायद, जुलाई 2019। या फिर बजट आया था, नॉलेज के लिए मैं हटा दूंगा इसको भी। यहाँ पर कौन सा आया था? फाइनेंस एक्ट 2 नंबर था इसका। ये किसने पास किया था? निर्मला सीतारमण, नई गवर्नमेंट आई थी। ये भी कौन सा हुआ? 2019 ही है, लेकिन ये फाइनल बजट हुआ, यानी कि वो गलत हो गया दोनों को साथ में। वो जहां जो पास हो वो भी चलेगा और यहाँ जो चेंज आया वो भी चलेगा, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 19 ये भी किसके लिए है? देखिए जोड़, ये रेयर केस बोल सकते हैं। ये तब ऐसा होगा जब गवर्नमेंट ये जनरल इलेक्शन जब होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होता है, तब ऐसा होता है बजट 2 आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इलेक्शन जनवरी में हो जाते
तो एक ही बजट आता। हुआ क्या कि पहले बजट आना, फिर आपका गवर्नमेंट चेंज होना था। फिर कांग्रेस अगर आती तो फिर क्या करती, वो चेंज करती। तो इसलिए दो बजट आए, एक इंटरिम, दूसरा कौन सा, फाइनल। और ये वाला पास किया था निर्मला सीतारमण ने, और ये वाला कौन सा, पीयूष गोयल ने पास किया था। अभी वही है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि हर साल ऐसा नहीं होगा ना, 5 साल में ऐसा एक बार होगा, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा। अब इस फाइनेंस एक्ट में मतलब पहले से क्या हो जाते हैं, रेट्स दिए रहते हैं, टैक्स रेट किसके लिए, आने वाले साल के लिए। बताइए फरवरी के बाद कौन सा साल आने वाला है, 1 अप्रैल 19 से साल कौन सा शुरू होगा, 19-20। ध्यान दीजिएगा, ये 1 फरवरी 19 है, ये है कौन सा साल, 18-19। बट ये बजट है तो अगले साल के लिए होगा ना। टैक्स रेट फॉर किसके लिए होंगे, फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर कौन सा, 19-20। तो रेट्स आपके यहीं पर क्या हो जाएंगे, डिसाइड हो जाएंगे। पहला बात, एक पॉइंट और, यानी कि सीक्वेंस हो गया, पहले बजट, देन प्रीवियस ईयर, देन असेसमेंट ईयर। ये हर साल ऐसा होगा। अब बताइए मेरे को, अभी 1 फरवरी को बजट आया था, 1 फरवरी 2020। इसके बाद कौन, ये अगर ध्यान दें आप, 1 फरवरी 20 है ना, ये साल कब खत्म होने वाला है, 31 मार्च 2020। मेरा कौन सा साल होगा, 19-20। बट ये अगले आने वाले साल के लिए है। अगला आने वाला साल कौन सा होगा, 1/4/2020 से 31 मार्च 2021। फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 20-21 के लिए बजट आ गया। ये शुरू होने वाला है। अभी आज क्या तारीख है, 15। 16 दिन बाद वो बजट का एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। किस साल के लिए, हम जो पढ़े, ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये जो जून में एग्जाम देगा ना, कब, जून में, 21 में, अगला साल, उसके लिए एप्लीकेबल है। हम एग्जाम दे रहे हैं इस साल, और हमारा जो साल पढ़ रहा है एग्जाम का, जून और दिसंबर, असेसमेंट ईयर के हिसाब से किस प्रीवियस ईयर का है, 19-20। हमारा एग्जाम यहाँ ना पड़ेगा, एक दिसंबर या सीए का नवंबर होता है, और ये वाला कौन सा हो गया आपका, जून। तो यानी कि जो जून दिसंबर में एग्जाम दे रहा है उसका ये वाला, जो अगला वाला देगा, जो बजट अभी है उसके लिए वो एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंस एक्ट 20 हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम के रूटीन आता है ना, उसमें लिखा रहता है कि फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है, 19। ठीक है, ये बात हुआ। एक पॉइंट और, मैं कि पूरा सिलेबस अभी गिना दूंगा आप लोग को। एक पॉइंट और, इंडिया में 2 तरह के आदमी होंगे, क्या इंडिया में नहीं बोलेंगे, 2 तरह के आदमी इंडिया में टैक्स देते हैं, या 2 तरह के आदमी इंडिया में इनकम कमाने के ऊपर टैक्स देते हैं, एक रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो आदमी इंडिया में 182 डेज या उसके ऊपर अगर रह गया, ठीक है, 182 डेज या उसके ऊपर अगर रह गया, ठीक है, तो वो आदमी रेसिडेंट होता है इंडिया में। रेसिडेंट आदमी को टैक्स ज्यादा देना होता है, टैक्स मतलब उसका इनकम टैक्सेबल ज्यादा होता है, और जो है नॉन रेसिडेंट होता है वो इंडिया में कम रहता है। सपोज समझिए, मतलब इसको ऐसे लिंक करिएगा, मैं थोड़ा ट्राई करता हूं बताने का, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करिए। एक बार कोई आदमी रेसिडेंट हो गया, उसको वर्ल्ड का सारा इनकम पे टैक्स देना होगा। मान लीजिए हम लोग जानते हैं, हम लोग रेसिडेंट हैं, अगर मैंने कोई इनकम रांची में या झारखंड में या इंडिया में कमाया, मेरे को यहाँ टैक्स देना होगा क्योंकि मैंने यहाँ कमाया। बट अगर मान लीजिए मेरा पैसा यूएसए में लगा हुआ है, यूएसए की मान लीजिए कोई कंपनी में लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा पैसा लगा हुआ है, शेयर लगा हुआ है मेरा, मैंने परचेज किया हुआ है, मेरे को वहां से कोई इनकम आ सकता है, तो मेरे को उससे भी टैक्स देना होगा। पर कारण पता क्या है, क्योंकि मैं रहने वाला कहाँ हूँ, इंडिया में, बट 2 जगह टैक्स देना पड़ जाएगा मेरे को। एक फॉरेन कंट्री में देना पड़ जाएगा क्योंकि मैंने वहां कमाया, समझिएगा बात को। मैंने जो इंडिया में कमाया वो इंडिया में लूंगा, तो बनता है क्योंकि इंडिया में कमाया। अगर आप मुंबई में जॉब करें, टैक्स कहाँ देंगे, इंडिया में। बट कोई आदमी किसी यूएसए में कमा रहा है और रेसिडेंट है, कुछ दिन के लिए गया था, कमा के एडवर्टाइजमेंट करके आ गया, ये क्रिकेट खेला आ गया वापस मान लीजिए, तो उसको टैक्स 2 जगह देना पड़ सकता है। एक जहां कमाया यूएसए, और जहां वो रहने वाला है, कहाँ का, इंडिया। तो पहले दिमाग में ये रखिए, आपको चैप्टर पढ़ना ही है, रेसिडेंट आदमी वर्ल्ड का सारा इनकम पे टैक्स देता है। दूसरा कौन सा हो गया, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट खाली इंडियन इनकम पे टैक्स देगा, खाली इंडियन इनकम पे। वो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि सपोज विराट कोहली यहाँ कमा रहे, टैक्स देगा।
साउथ अफ्रीका गया या मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पर एडवर्टाइजमेंट किया, वहां भी देना होगा, इंडिया में भी देना होगा, क्यों? रेसिडेंट है, ठीक। बट जो यहाँ कमाया इंडिया में, यहाँ कमाया, उसका टैक्स यूएसए में देने जाएगा? बढ़िया, नहीं देने जाएगा। लिंक करते हैं दूसरा पार्टी, रिकी पोंटिंग है मान लेते हैं, रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया में कमा रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वहां का रेसिडेंट, यहाँ कुछ दिन के लिए आया, कुछ दिन के लिए, तो नॉन रेसिडेंट, 182 दिन से नीचे रहेगा मान लेते, नॉन रेसिडेंट। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया में कमा रहा है, तो उसका टैक्स यहाँ देने आएगा, ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया आएगा टैक्स लो मेरे से, क्यों देगा? बट अगर रिकी पोंटिंग ने इंडिया में कमाया, उसका टैक्स तो देना होगा, क्योंकि इंडिया में कमाया। यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिया में टैक्स पहले किस पे देगा? इंडियन इनकम पे। बट जो रेसिडेंट है उसका रूल यही है कि आपको दोनों इनकम पे टैक्स देना है, इंडियन और फॉरेन। इस टॉपिक को बोलते हैं, चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी कि ये जो इनकम है ना, टैक्सेबल है या नहीं, किस पे डिपेंड करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। अब सिलेबस सुन लीजिए, ये सिलेबस है पूरा, देखिए कैसे हम तो पढ़ रहे हैं आज बेसिक, इसके बाद हमको पढ़ना है, एक तो ठीक है बेसिक हुआ, मैं इसको साइड कर देता हूँ हम लोग। अभी पहले हमको पढ़ना है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक। इससे क्या पता चलेगा आदमी कौन रेसिडेंट है कौन नहीं है, और उसको कौन सा इनकम पे टैक्स देना है कौन सा पे नहीं देना है। इंडिविजुअल का भी पढ़ेंगे, कंपनी का भी पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का भी पढ़ेंगे, एचएफ का भी पढ़ेंगे, 7 तरह के आदमी होते हैं। दूसरा 5 टाइप ऑफ इनकम, इसको बोलते हैं हेड, 5 हेड, बस यही मेन है। सबसे पहला कौन सा? सैलरी। फिर ये देखिए वो नेट इनकम मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर, ये इसका बात कर रहा हूँ मैं। फिर हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। यही मेन है, हम लोग का 70% सिलेबस यही है। मैं क्लासेस गिनाऊंगा, एक एस्टिमेशन दूंगा, अपने आइडिया हो जाएगा। फिर अब डीडीए टैक्स पे इस पे देंगे, टैक्स किस पे देंगे? नेट इनकम पे। तो क्या पढ़ना होगा? डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन हमको पढ़ना होगा, सेक्शन 80 का 10 का भी होता है, एग्जम्पशन बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या है? डायरेक्शन दिए, नेट इनकम आया, ठीक है। तो फिर होता क्या है ना, कई बार सोचिए बात को, ट्राई करिएगा, गिना रहा हूं खाली। एक्स ने ना 2 बिजनेस है उसके पास, बिजनेस ए, बिजनेस बी। ए में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, ट्राई करिएगा, मैं ये उतारना है बाद में आपको, ठीक है। और 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। देखिए इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ कि इनकम पे टैक्स सरकार को दो, लॉस पे हम लेंगे सरकार से। लॉस होगा तो हम लेंगे सरकार से, है ऐसा, है ऐसा। कैसे लिखिए? 4 लाख मान लीजिए, टैक्स में ज्यूम कर रहा हूँ, टैक्स 10% है, एक बार ज्यूम कर ली, टैक्स कितना है? 10%। 4 लाख कमाया तो 4 लाख का 10% कितना? 40,000 हमको गवर्नमेंट को देना होगा, तो 40,000 पे करना है। मैं इसको प्लस कर देता हूँ, देना है लायबिलिटी। और 1 लाख का लॉस हमने कमाया तो गवर्नमेंट हमको देगी। 1 लाख का 10% निकाले कितना? 10,000। तो 40 देना है और 10 लेना है, अल्टीमेटली नेट में कितना देंगे? 30। तो हम 30 पे करेंगे, है ऐसा। बट तरीका ऐसे नहीं, तरीका अलग है। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर आपको लॉस हुआ ना, अब इससे इसको सेट ऑफ कर लो, नेट में कितना आ जाएगा? 3 लाख का प्रॉफिट है, इसका 10% निकालिए, कितना आएगा? ये दे दो। एक चैप्टर है हमारा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। देखिए एक और चैप्टर सुनिए, थोड़ा सा और गिराऊंगा, बाकी नहीं, मोटा मोटी आ जाएगा। जैसे माइनर 18 साल के नीचे, माइनर का 2 तरह का इनकम होता है। एक जो उसने टैलेंट से कमाया, स्किल से कमाया, नॉलेज से कमाया, एक बस हो गया। सपोज माइनर को किसी ने गिफ्ट दिया, कोई टैलेंट नहीं है, माइनर का बैंक में पैसा रखा हुआ है, क्या आएगा? ब्याज, इंटरेस्ट। टैलेंट है? नहीं। माइनर ने फिल्म में एक्टिंग किया, ये टैलेंट है। माइनर ने केबीसी में पार्टिसिपेट किया, ये भी टैलेंट है।
माइनर ने कोई मैनुअल वर्क किया, बिजनेस नहीं कर सकता, माइनर कर सकता है, साइन नहीं कर सकता, बिजनेस चला तो सकता है अपने पैसा से, ये क्या है उसका स्किल है, मैनुअल स्किल बोल लीजिए, जो बोल लीजिए। तो कुछ इनकम हुआ उसका कमाने वाला अपना खुद का टैलेंट से, कुछ हो गया। अब रूल ये है जो इनकम में माइनर का टैलेंट नहीं होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इंटरेस्ट का, वो इनकम पेरेंट्स में जोड़ देते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ चैप्टर के लिए, ठीक है। रूल ये है कि अगर माइनर ने फिल्म में एक्टिंग किया तो टैक्स माइनर देगा, क्योंकि कमाया हुआ है। माइनर को बैंक से ब्याज आया, का टैलेंट है उसका, ये इंटरेस्ट का इनकम, ब्याज का इनकम फादर या मदर में जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं क्लबिंग। तो द क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर है। सर माइनर का तो पैन नहीं होता होगा? एकदम होता है, क्यों नहीं होता? अच्छा, तो साइन नहीं कर सकता तो गार्जियन साइन करेगा उसका, ठीक है। मैंने का बैंक में खाता खुलता है, गार्जियन साइन करेगा, कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन सारा काम वो कर सकता है, रूल है, ये नियम है। माइनर को कुछ एक्सेप्शंस नहीं होता? नहीं, क्यों देंगे? 18 साल से नीचे है, माइनर ने 1 करोड़ कमा लिया तो क्या चीज का एकदम कमा रहे तो सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक रूल है, अब बोले तो सुन लीजिए, जब माइनर का इनकम पेरेंट्स में जोड़ते हैं ना तो 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है, बड़ी कम है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, किस में जोड़ेंगे, फादर की मदर में, जिसका इनकम ज्यादा होगा। फादर का इनकम जा रहा है तो फादर में, मदर का जा रहा है तो मदर में। और भी बहुत सारे इशू में बाद में पढ़ेंगे, डिवोर्स हो गया तो जिसके साथ माइनर रहता है, दोनों नहीं है तो गार्जियन की क्लबिंग नहीं होता है, तो उसी में करेंगे, वो है नहीं। मतलब वो बात बोलो, खाली मैंने एक चैप्टर बताने के लिए एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल होते हैं। मान लीजिए कि एक्स ने अपनी वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने बिजनेस कर लिया, प्रॉफिट हो गया, तो वाइफ का इनकम हस्बैंड में जोड़ देंगे, क्यों, पैसा कहाँ से आया था, हस्बैंड में, ये भी क्लबिंग होता है। बहुत सारा है एग्जांपल, ठीक है। एक चैप्टर है 6, ये आप देखिए, जो एक चैप्टर हो रहा है, टैक्स भी तो निकालना होगा, 2.5 लाख का होता है, कैपिटल गेन का अलग टैक्स होता है, लॉटरी का सुने होंगे आप 30%, तो सबके टैक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। चैप्टर हमको पढ़ना है टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। एक लास्ट के लिए ले लेता हूँ 7 नंबर, ये नेट इनकम निकाल रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असेसमेंट, एक चैप्टर है असेसमेंट, ये भी पढ़ना है। तो कुछ कुछ और भी है, एक टीडीएस का चैप्टर है, टीडीएस, वो भी पढ़ना है, 2-3 का वहां लगता है। मैं हिसाब गिनाता हूँ आप लोग को, मोटा-मोटी सिलेबस आ गया है, बट बता रहा हूँ 70% यही है, गिन लेते हैं। 2 क्लास लगेगा इसमें, ठीक है, 1.5 से 2 या 2.5 जो लगे। ये जो सैलरी है ना 7 से 8 क्लास, ठीक है। हॉस्पिटल में 4 से 5 क्लास, 4 से 5 को डिपेंड करता है कैसे हम लोग ट्यूनिंग बैठाते हैं, डिपेंड करता है उद्देश्य। ये दोनों पहाड़ है, दोनों पीजीबी और कैपिटल, पूरा मेन यही है। लेकिन पढ़िएगा अच्छे से, पहले बोल रहा हूँ मैं, माइंड मेकअप करिएगा अच्छे से, ये फाइनल में बड़ी काम आएगा, बड़ी काम आएगा फाइनल में आप लोग। 10 क्लास में लेके चलता हूँ इसमें, ठीक है, 10, 11, 9 ऐसे करके, 9 से 10 क्लास इसमें भी लग जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे छोटा छोटा, बस यहीं तक जो टेंशन होता है खाली होता है, टेंशन नहीं बोलेंगे, बस बता रहा हूँ एक बार। बाद में फिर क्या होगा ना, मालूम पड़ा हॉस्पिटल खत्म हुआ टाइमली, एकदम टाइमली मतलब कम टाइम में, पीजीबी शुरू होगा, फिर लगेगा अरे खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं बोलूँगा पढ़े थे ना कभी, पढ़े थे ना, ये वर्ड यूज करूँगा, ऐसा माइंड में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीएमए का तो एग्जाम में एक बार 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आया सही से, तो मैंने 25 से कितना मायने रखता है। सीएस में 7-8 भी आ गया तो बहुत है, वाकई में बहुत है। अदर्स सोर्स में जाओ, यहाँ से टाइम कम है, 3 से 4 क्लास, आगे सब छोटा, डायरेक्शन में 3, सेट ऑफ में मोटा मोटी 2 से 3, क्लबिंग में 1 क्लास लेता हूँ मैं, हो जाता है। मतलब टैक्स लायबिलिटी में 2 से 3 क्लास, असेसमेंट में 1 से 2 क्लास, टीडीएस का 3 क्लास, ये मोटा मोटी हिसाब है। जो टाइम लगता है ना, बस ये 5 हेड है, ये वाला 5 हेड है। और होगा क्या है ना, यहाँ सही बता रहा हूँ मैं, कोशिश आप करिएगा, इधर में इंटरेस्ट आता है, मतलब यहाँ से इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, इधर भी इंटरेस्ट रहेगा, इधर भी रहेगा, पीजीबी स्टार्ट होगा वहां भी रहेगा, जब पीजीबी बीच में हो जाता है ना, जब ट्रेन में बैठे हैं ना, अगला स्टेशन ही नहीं आ रहा है ऐसे लगेगा। और बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे मेरे को इजी बोल सकता हूँ मैं, हार्ड नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये। मेन इनकम तो बिजनेस का तो होता है, कंपनी का इनकम कौन सा होता है, बिजनेस, यही सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्वेश्चन भी मेनली पता चलता है कैसे है, किस तरह से रहेगा। ये दोनों चैप्टर खाली बड़े हैं, और जैसे जैसे अदर्स कोर्स आता है फिर इंटरेस्ट फिर शुरू हो जाता है, मतलब टाइम कम लगता है,
फिर बाद में सब धीरे धीरे जल्दी खत्म होते हैं, इंटरेस्ट आने लगता है। पर बता रहा हूँ यहाँ इंटरेस्ट बना के रखिएगा, मैं पहले से प्रिपेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो। ये मेरा सिलेबस हुआ, और आप देख लीजिए इसमें जो मैंने बनाया यहाँ पर मोटा मोटी सब कवर कहीं ना कहीं हो रहा है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन बता दिया था। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों जरूरत है, इनकम कमाने के टाइम पे कि इनकम टैक्सेबल है या नहीं। फिर रेसिडेंशियल खत्म हुआ, फिर इनकम अर्न करेंगे, इनकम कौन सा अर्न करेंगे, नेट इनकम। उसमें आपका ये सारा 5 हेड का इनकम आ गया, डिडक्शन भी आ गया, सेटअप भी उसके अंदर आ गया। इनकम के पहले ना सेटअप हो जाएगा, क्लबिंग भी हो जाएगा, ठीक है। फिर टैक्स पे करेंगे, उसके लिए क्या निकालना होगा, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। फिर रिटर्न फाइल करेंगे, वो किसमें आ जाएगा, असेसमेंट, टीडीएस, हल्का फुल्का चैप्टर हमारा ये वाला उतार लीजिए एक बार। सिलेबस बताने का जरूरत नहीं है, हमें नोट्स में तो रहेगा ही, इसको हटा दीजिए। हाँ ये उतार लीजिएगा, पर्सन हु हैज टू पे टैक्स असेसिंग। इंटरिम ब्रैकेट में कर दीजिए, बजट बोलिए खाली, पहले बिल होता है फिर पास होकर एक्ट बन जाता है, यही फिर आपका 61 में जुड़ जाता है। हर साल पास हो रहा है, कभी कभी 2 होते हैं इंटरिम वाले केस में। फैन ऑन कर दूं या नहीं लग रहा ठंडा, गर्मी लग रहा तो बोली, मेरे को लग रहा था।
हो गया? टैक्स तभी देगा ना, टैक्स तभी पेबल है इफ नेट इनकम एक्सीड कर जाएगा मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट्स। लिमिट होता है 2.5 लाख का या 3 लाख का या 5 लाख का। अब और चेंज हो गया, नहीं मतलब रेट चेंज हुआ है, अभी जो बजट आया बट हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हर आदमी टैक्स थोड़ी देगा, अब जो 2 ही लाख कमा रहे हैं एसएससी थोड़ी है, वो टैक्स क्यों देगा? टैक्स तभी देगा जब इस लिमिट को पार कर जाएगा। ये 3 लाख उसके लिए होता है ना जिसका एज 60 या 60 के ऊपर है, और ये जिसका 80 या 80 के ऊपर है, और ये मतलब 60 के नीचे। 5,80,000 साल वाले को बोलते हैं वेरी सीनियर सिटीजन, 60 साल का बोलते हैं सीनियर सिटीजन। वो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, देखिए सेक्शन 4 बोल रहा था मैं, अब देखिए डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। हो गया? देखिए डेफिनेशन देखिए, चार्जिंग सेक्शन 4 याद कर लीजिएगा, सेक्शन 4 का नंबर याद कर लीजिएगा, मतलब चार्जिंग डेफिनेशन दी है। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4 बोलता है एवरी पर्सन। तो पर्सन मतलब पर्सन पढ़ना होगा क्या है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आएगा। एवरी पर्सन जिसका नेट इनकम, देखिए नेट इनकम यानी 5 हेड माइनर डिडक्शन के बाद का बोल दिया, प्रीवियस ईयर का यानी प्रीवियस ईयर में कमाया होगा, एक्सीड कर जाता है किससे? 2.5 लाख से, तो क्या देना होगा उसको? टैक्स। देन ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर। टैक्स कब देना होगा? असेसमेंट ईयर में, यानी वो एसएससी बन गया। देखिए लिखा हुआ है, लाइन पूरा पढ़ा नहीं मैंने। एवरी पर्सन जिसका नेट इनकम होता है प्रीवियस ईयर एक्सीड कर जाएगा मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से इज एन एसएससी। नहीं करेगा तो एसएससी नहीं है, खाली पर्सन है, फिर वो 2.5 लाख से पार करते हैं। क्या देना होगा उसको? टैक्स देना होगा असेसमेंट ईयर में, क्योंकि जो कमाया था प्रीवियस ईयर में। बट फिर भी उसका इनकम टैक्सेबल है कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो प्रीवियस ईयर में कौन था, रेसिडेंट था कि नॉन रेसिडेंट। ये मोटा मोटी हमारा सिलेबस आ गया इसमें देखा जाए तो डेफिनेशन के अंदर, यही मैंने यही बताया मैंने। ये 5 हेड का इनकम आप पढ़ लिए, कौन चैप्टर ही वो तो आएगा ही, भरा रहेगा पूरा उसको। ये 5 इनकम हुआ, जोड़ते तो क्या निकलता है? जीटीआई। प्रीवियस ईयर आप पढ़ ली हैं, उसका एक पैरा छोटा बता देता हूँ। असेसमेंट ईयर आप पढ़ ली हैं, प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। प्रीवियस ईयर पहले आता है, असेसमेंट ईयर बाद में आता है। दोनों कौन से होते हैं? फाइनेंशियल ईयर। एक और यानी कि दोनों यानी कब से शुरू होंगे? अप्रैल से। ये भी अप्रैल से, वो भी अप्रैल से, ठीक है। एक थोड़ा सा अंतर है। प्रीवियस ईयर देखिए, मान लीजिए एक्स है, ध्यान से उसमें लिखा हुआ है एक्स ना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस एक सोर्स हुआ। ये मान लीजिए कि 2005 से बिजनेस करते आ रहे, तो 19-20 में इसने कुछ इनकम अर्न किया, इसी का ही। इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 19-20। 1/4 से शुरू होगा 19 में और यहाँ खत्म हो जाएगा। बिजनेस इसका 1/4/19 के पहले था। अब मैं चेंज करता हूँ। वाई ने ना बिजनेस ही स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2019। उसके पहले बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020। ऐसे शुरू तो हुआ होगा 1/4/19 में, ये वाला साल, ठीक है। तो ये बिजनेस का पहला साल है। हाउस कोटी भी इनकम हो सकता था, सैलरी भी हो सकता था, मैंने एग्जाम्पल लिया।
क्योंकि ये पहला साल है तो इसका प्रीवियस ईयर 19-20 ही रहेगा, 19-20 ही रहेगा। लेकिन देखिए इसका प्रीवियस ईयर 19-20 स्टार्ट कहां से होगा 1/4 और एंड होगा 31 मार्च। इसका भी प्रीवियस ईयर 19-20 है, बट अंतर क्या हो जाएगा, स्टार्ट कब होगा जब आपका इनकम शुरू हुआ था। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हो गया ये। 1 जुलाई 19 से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा 31 मार्च को। यानी कि इन जनरल हमेशा प्रीवियस ईयर अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म होगा। लेकिन अगर इनकम पहला बार आ रहा है तो उसका फिर स्टार्ट वहीं से होगा जहां से इनकम कमाना शुरू किए। एंड हमेशा कब होगा 31 मार्च। अच्छा अगला साल, इसका अगला साल भी तो आएगा 20-21। अब तो अप्रैल टू मार्च होगा। खाली पहला ही साल है ऐसा हुआ कि बीच में शुरू कर रहे हैं तो कोई भी इनकम आ रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, ये पूछा हुआ एग्जाम में MCQ में, नोट देखिएगा। प्रीवियस ईयर अगर आपके नया बिजनेस सेटअप करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है, इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन, और एक कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपका एग्जिस्टेंस में आता है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं था वो, तो पहला जो प्रीवियस ईयर होगा, पहला प्रीवियस कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन बिजनेस शुरू करेंगे या जिस दिन इनकम अर्न करना क्या करेंगे शुरू करेंगे, और खत्म कब होगा 31 मार्च। बट अगले साल से क्या होगा अप्रैल टू मार्च, फिर तो पुराना हो गया ना, खाली पहला ही साल ऐसा होगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन इससे MCQ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। असेसमेंट ईयर पढ़ लिए हम, क्या हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं एक बार, SSC, ठीक है, नहीं छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करें, एक क्लास में रहो रहे अभी, फिर यहाँ तक रखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास इधर ट्यूसडे को होगा, ठीक है। टाइमिंग देख लेते हैं, मेरे को दिमाग में जो आ रहा है 10:30 पौने 11 के आसपास टाइम में रखूँगा, ठीक है। और अभी कॉलेज का इशू तो कुछ होगा नहीं वैसे, किसी का है कितने बजे, तो मेरा क्लास 10:30-11 से शुरू होगा, 2 बजे के पहले ख़त्म हो जाएगा, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर वर्स्ट केस में, क्योंकि बात तो सबसे मोटा मोटी हुआ था, वर्स्ट केस में अगर बाई चांस किसी का टाइमिंग इस टाइम बीच में आ रहा है, तो उम्मीद तो नहीं 2 बैच बनेगा, एक ही बनेगा, टाइमिंग का इशू आएगा मेरे को, तो फिर एक ऑप्शन ये रह जाता है कि मेरे क्लास का रिकॉर्डिंग रहता है हर क्लास का। पिछला वाला बैच में कोई बच्चों को दिक्कत हुआ था, बता रहा हूँ, उन्होंने क्लास रिकॉर्डिंग वाला किया है, कोई इशू नहीं आया, एकदम नॉर्मल है। और क्या बोलते हैं कि डाउट तो रहता है तो मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर हमेशा, कोई दिक्कत रहता नहीं है उसमें। पहले कोशिश करिए इस टाइम में आ जाइए, किसी को इशू होगा तो बताइएगा, मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, उसमें नाम नंबर लिखिएगा और कॉलेज का नाम या जो भी इशू है लिख दीजिएगा उसमें, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा मेरे को बोल सकते हैं, और अगले क्लास में वो बैठेंगे तो जो भी बात करना होगा तो कर लीजिएगा, और जो बाकी क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगे, वो इंटीमेट में कम्युनिकेट कर दूँगा।